आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है, हम पहले यहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे और फिर इनकी रोटेशनल मोशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं टॉपिक 7.1 इंट्रोडक्शन। देखिए, अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े उनमें हमने मोशन के सारे लॉज किसी एक पार्टिकल को ध्यान में लेके ही समझे हैं। हमने सारे लॉज किसी एक पार्टिकल के ऊपर लगाए, सारी फिजिकल क्वांटिटी वगैरह जो कुछ भी किया हमने सिर्फ एक पार्टिकल को ध्यान में लेके ही किया है, चाहे वो 1 डायमेंशनल मोशन हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या फिर वो 3 डायमेंशन हो। लेकिन एक बात तो सही है कि डे टू डे लाइफ में जो बॉडीज हम देखते हैं, जो सब्सटेंस हम देखते हैं, वो एक पार्टिकल से तो नहीं बना होता, राइट। दरअसल हर एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई पूरी एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम के बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एन एक्सटेंडेड बॉडी फंडामेंटली इज ए सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल, राइट। एक बॉडी दरअसल बहुत सारे पार्टिकल की एक पूरी सिस्टम है और हम यहां पे इस सिस्टम की मोशन के बारे में ही समझने वाले हैं। वी शैल कंसिडर द मोशन ऑफ द सिस्टम एज ए होल इन दिस चैप्टर। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है सेंटर ऑफ मास, इसे भी हम स्टडी करेंगे यहां पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी द की कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स का जो एक पूरा सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर इससे यानी कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम पूरी एक्सटेंडेड बॉडी की मोशन को भी समझ पाएंगे, क्योंकि दरअसल एक्सटेंडेड बॉडी कोई भी आप ले लो तो ये दरअसल एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही है ना, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं। यानी कि एक्सटेंडेड बॉडी में जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। सो we shall study the motion of center of mass of a system and will understand the motion of extended bodies through this concept। यहां पे जैसा कि मैंने कहा कि इन एक्सटेंडेड बॉडीज को रिजिड बॉडी मान के हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज कैन बी सॉल्व्ड बाय कंसिडरिंग देम टू बी रिजिड बॉडीज। अगर हम एक्सटेंडेड बॉडीज को रिजिड बॉडी मान ले तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये रिजिड बॉडी दरअसल क्या है। देखिए, ये रही रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। अ रिजिड बॉडी इज ए बॉडी विथ ए परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। देखिए, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? ऐसी बॉडी कि जिसका शेप डेफिनेट हो और कभी भी चेंज ना हो रहा हो। द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर्स of two particles in a rigid body remains unchanged। ये भी समझने लायक बात है। देखिए, किसी भी रिजिड बॉडी में आप कोई भी दो पार्टिकल की एक पेयर ले लो, वैसे तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं क्योंकि पूरी रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ सिस्टम है, तो इसमें आप बहुत सारे पार्टिकल्स की पेयर ले सकते हो। तो आप उसमें से पार्टिकल्स की कोई भी एक पेयर ले लो, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा अनचेंज रहेगा। इसी से पता चलता है कि रिजिड बॉडी का शेप अनचेंज रहेगा और हमेशा डेफिनेट रहेगा। बट इस डेफिनेशन को पढ़ के ही पता चलता है कि इन प्रैक्टिस कोई भी बॉडी दरअसल रिजिड बॉडी नहीं हो सकती है। देखिए, इन प्रैक्टिस नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड बॉडी बिकॉज रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। देखिए, आप कोई भी एक रियल बॉडी ले लीजिए, जैसे कि आप कोई एक बड़ा सॉलिड पत्थर ले लीजिए, राइट। ये पत्थर सॉलिड है, लेकिन आप जानते हो कि अगर इसके ऊपर बड़ा सा हथौड़ा मारा जाए तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, राइट। तो डेफिनेशन वाइज ये सॉलिड तो है, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं बन रहा क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप कोई स्टील का बड़ा सा पीस ले लीजिए, राइट, तो भी वो ट्रूली रिजिड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले आओ तो वो पिघल जाएगा, यानी कि उसका शेप
बदल जाएगा, तो वो ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन फिर भी इन प्रैक्टिस बहुत सारे सिचुएशन में ये जो सॉलिड्स हैं इनका डिफॉर्मेशन नहीं होता है या फिर इग्नोरेबल डिफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे में हम इन बॉडीज को रिजिड बॉडी मान सकते हैं। जैसे कि आप पूरी अर्थ को ले लीजिए, तो अर्थ में कोई ज्यादा डिफॉर्मेशन तो नहीं चल रहा है, तो उसे हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं। प्लैनेट्स को, मॉलिक्यूल्स को, किसी स्टील बीम को, किसी व्हील को, एक स्पिनिंग टॉप को या फिर किसी पंखे को, इन सभी को आप इन प्रैक्टिस रिजिड बॉडी मान सकते हो, क्योंकि इन प्रैक्टिस इन सभी में कोई डिफॉर्मेशन चालू नहीं होता है, यानी कि वो अपने आप अपना शेप बदल नहीं रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रैपिंग, बैंडिंग, वाइब्रेशन ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन इसे हम इग्नोर करके चलेंगे, तभी जाके हम हमारे लॉज और फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है जो कि हमें रिजिड बॉडी के ऊपर लगाने, वो एक ऑर्डिनरी बॉडी, एक रियल बॉडी के ऊपर लगा पाएंगे। अब देखते हैं टॉपिक 7.1.1, व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव, यानी कि एक रिजिड बॉडी किस किस तरह की मोशंस एक्वायर कर सकती है। देखिए यहां पे हम रिजिड बॉडी की बेसिक 3 मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। रिजिड बॉडी कैन हैव 1 ट्रांसलेशनल मोशन, 2 रोटेशनल मोशन एंड 3 प्रिसिजन मोशन। वैसे रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन भी एक्वायर कर सकती है। ऑलराइट, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, all particles of the body have same velocity at any instant of time। इसे याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिजिड बॉडी प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही अमाउंट की वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे। राइट, देखिए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब अगर इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास हम ढूंढे तो यहां पे होगा। राइट, और अगर ये ब्लॉक इस स्लैंट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो इस तरह से होगी। सही बात है, इस तरह से मैं यहां पे शो कर देता हूं। ये हो जाती है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अगर इस सेंटर ऑफ मास को हम P1 कह दें तो इसकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं V1। अब अगर हम दूसरा कोई एक पॉइंट चूज करते हैं, जैसे कि मैं यहां पे एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, नाम दे देता हूं P2, और इसी तरह से यहां पे एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं मैं P3। ठीक है, और अब हम इनकी वेलोसिटीज शो कर दें तो देखिए इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस तरह से आएगी। मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से इनकी वेलोसिटीज आएगी, जिसको मैं नाम दे देता हूं अभी V2 और यहां पे नाम दे देता हूं V3 करके। बट आप समझ सकते हो कि इन तीनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। राइट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3। इन तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट में आप जितने भी पार्टिकल सोचोगे सभी की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। अब देखिए रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। इन रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस every particle of the body moves in a circle having the center of circle on the axis. Also, the plane of every such circle is perpendicular to the axis. अब इसे समझने के लिए मुझे आपको एक फिगर दिखानी पड़ेगी। देखिए ये है एक रिजिड बॉडी और ये है इसकी एक्सिस जो कि z एक्सिस के ऊपर ली है। आप देख पा रहे हो कि यहां पे ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये है ओरिजिन O। तो ये जो z एक्सिस है उसकी रिस्पेक्ट में ये रिजिड बॉडी इस तरह से घूम रही है, इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है।
अब इसमें अगर हम तीन पार्टिकल के बारे में बात करें, जैसे कि एक ये पार्टिकल है P1, एक ये पार्टिकल है P2 और एक ये पार्टिकल है P3, तो आप समझ सकते हो कि ये जो P1 पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि पूरी जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशन में है, तो ये पार्टिकल P1 इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसी तरह से ये पार्टिकल P2 भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। देखिए यहां पे P1 पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है R1 और इसका सेंटर जो है वो है C1। इसी तरह से P2 पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है R2 और इसका सेंटर है C2। आप देख पा रहे हो कि दोनों के सेंटर जो है वो इस एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं। ऑलराइट, और यहां पे एक और चीज देखिए, पार्टिकल P1 की वेलोसिटी और पार्टिकल P2 की वेलोसिटी सेम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की जो वेलोसिटी है सेम नहीं आएगी। इवन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। और अगर आप P3 की बात करें तो P3 ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर आया हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहां पे आपको कितनी बातें देखने को मिल रही है। नंबर एक बात कि एवरी पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल, हर एक पार्टिकल सिवाय के जो एक्सिस के ऊपर है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे होंगे, राइट। हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द एक्सिस, इनके जो सेंटर है वो एक्सिस के ऊपर आ रहे होंगे। ऑल्सो द प्लेन ऑफ एवरी सच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि ये जो सर्कल बन रहा है उसका जो प्लेन है वो इस एक्सिस को परपेंडिकुलर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। क्या आप कोई पार्टिकल ऐसा सोच सकते हो जो कि इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा हो, इस ऑब्जेक्ट में इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है? अगर ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि उसके सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं हो सकता, हर एक पार्टिकल इसी तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, तो हर एक सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। तो ये हुई रोटेशनल मोशन। याद रहे कि यहां पे हमने इसकी जो एक्सिस है इसे फिक्स्ड एक्सिस माना है, ये फिक्स्ड एक्सिस वाला केस है, इसीलिए इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन या फिर कहें कि प्योर रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। यह है प्योर रोटेशनल मोशन। अब कुछ और फिगर भी देखते हैं हम। देखिए ये एक और प्योर रोटेशनल मोशन का केस है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये एक व्हील है और ये है इसकी एक्सिस, जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस है, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इसकी मोशन आप देखिए, देखिए यहां पे ये व्हील इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस व्हील के सारे पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे और सभी का जो सर्कल है उसका सेंटर इस एक्सिस पे ही आएगा, और साथ ही सभी के सर्कल से बनने वाला जो प्लेन है वो इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, राइट। तो ये तो हो गई प्योर रोटेशनल मोशन। अब हम देखते हैं एक मिक्स्ड मोशन जो कि रोटेशनल और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए ये फिगर देखिए, यहां पे ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, आप देख पा रहे हो, और उसके ऊपर ये एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब सीधी सी बात है कि अगर इस सिलेंडर को आप छोड़ते हो तो ये सिलेंडर इस सरफेस के ऊपर रोल होके नीचे जाएगा। देखिए हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये सिलेंडर रोल होके नीचे जा रहा है, ऐसे सीधा स्लाइड नहीं हो रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे इनफ फ्रिक्शन है, इस वजह से ये सिलेंडर रोल होके ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे आपको सोचना है। तो ऐसे में इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसे मैं नाम दे देता हूं P1। इसकी वेलोसिटी इस तरह से मैं शो कर सकता हूं, ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जिसे हम नाम दे देते हैं V1, ये V1। अब मैं एक दूसरा पॉइंट चूज करता हूं, मानिए कि ये पॉइंट चूज करता हूं मैं, इसे नाम दे देता हूं मैं P2। तो इस P2 की जो वेलोसिटी है वो P1 से ज्यादा होगी, P1 जितनी नहीं होगी, P1 से ज्यादा होगी। मैं इस तरह से शो कर देता हूं, ये है वेलोसिटी V2, ऑलराइट।
इसी तरह से एक और पॉइंट चूज करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे सरफेस के ऊपर पॉइंट चूज कर रहा हूं P3। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे शो कर सकते हो, इस तरह से शो कर सकते हो। ये हो जाती है P3 की वेलोसिटी, जिसे मैं नाम दे देता हूं V3। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं चूज करना चाहता हूं जो कि इस सिलेंडर का ही है, लेकिन ये सरफेस को टच कर रहा है। सरफेस को टच करने वाला ये जो पॉइंट है, इसे नाम दे देता हूं P4। तो P4 की जो वेलोसिटी है, जिसे मैं नाम देता हूं V4, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये जो पार्टिकल है, जो कि सिलेंडर का सरफेस का पार्टिकल है और साथ ही इस इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रहा है, वो पार्टिकल अभी मूव नहीं हो रहा होगा, उसकी वेलोसिटी होगी 0। हाँ, अगर हमने ऐसा लिया होता कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सिलेंडर जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो हम बता सकते थे कि भाई इसकी वेलोसिटी भी है। लेकिन यहां पे हमने कहा है कि ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये सिलेंडर रोल कर रहा है, तो ऐसे में इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 0। तो एक बात तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि इनमें सभी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग दिख रही है, इवन डायरेक्शन भी सभी की अलग अलग दिख रही है। तो ये कैसी मोशन है? देखिए, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो सिलेंडर है वो ऐसे आगे तो आ ही रहा है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही रहा है। साथ ही इसके सारे पार्टिकल इस पॉइंट P1 के आसपास ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम भी रहे होंगे। इसका मतलब कि ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। इन शॉर्ट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है। ये ना ही प्योर ट्रांसलेशनल है, ना ही प्योर रोटेशनल है, ये कॉम्बिनेशन है। इस तरह की कंबाइंड मोशन आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि स्पिन किया हुआ बॉल जब थ्रो किया जाता है, तो वो एक तरह से ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और एक तरह से रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, वो कंबाइंड मोशन है। इसी तरह से किसी भी मूविंग व्हीकल के व्हील की बात करें, तो वो व्हील भी दरअसल ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन अगर हम किसी फैन की मोशन की बात करें या फिर किसी पॉटर्स के व्हील की बात करें, देखिए इसकी फिगर मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये है एक सीलिंग फैन, और ये सीलिंग फैन अभी मानिए कि इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये इसकी ब्लेड्स हैं जो कि इस तरह से रोटेट हो रही है, राइट। तो ये जो शाफ्ट है वो शाफ्ट इसकी एक्सिस बन जाती है। अब ये एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस है, तो इस वजह से ये एक प्योर रोटेशनल मोशन का केस बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें यानी कि कोई पॉटर्स व्हील की बात करें, तो ये है पॉटर्स व्हील की एक्सिस और ये व्हील इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये भी एक फिक्स्ड एक्सिस वाली रोटेशनल मोशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक प्योर रोटेशनल मोशन हो जाती है। तो ये दोनों जो केस हमने देखे, ये दोनों ही प्योर रोटेशनल मोशन वाले केस हैं। मैं यहां पे शो कर देता हूं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन वाले केसेस हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। देखिए ये फिगर देखिए, यहां पे आपको एक पाथ दिया हुआ है जिसके ऊपर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, राइट। यहां पे आपको अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस बॉडी की सिचुएशन दिखाई हुई है। देखिए इन सभी में ये जो O है वो सेंटर ऑफ मास है। यहां पे आपको O1 दिखा है, यहां पे O2 और यहां पे O3 करके दिखाया है। तो ये सारे सेंटर ऑफ मास है। और आप देख पा रहे हो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, यहां भी इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और यहां भी इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, ये एक आर्बिट्री पॉइंट है, यहां पे नाम दिया है P1 और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे, राइट। यहां पे देखिए वही आर्बिट्री पॉइंट का नाम दिया है P2 और उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और उसी आर्बिट्री पॉइंट का नाम यहां पे है P3 और उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। आप देख पा रहे हो यहां पे कि
O1 की और P1 की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, यहां भी O2 और P2 की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, और यहां भी पार्टिकल O3 और P3 की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। इससे हम कह सकते हैं कि पूरे बॉडी में सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बदल नहीं रही है, मींस मोशन के दौरान बदल रही है, लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि इस टाइम पे यहां पे बात करें तो सभी की वेलोसिटी इसी तरफ है, और दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यानी कि यहां पे बात करें तो सभी की वेलोसिटी इस तरफ है। अब ऐसे देखा जाए तो P1 की वेलोसिटी पहले इस तरफ थी, अब इस तरफ हो गई है। तो ऐसे मोशन के दौरान वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही है, ये आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, क्योंकि सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। एक और चीज देखने लायक, देखिए यहां पे ये है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो कर रही है, और ये लाइन जो है ये पार्टिकल P1 और सेंटर ऑफ मास O1 में से पास होने वाली लाइन है। इसी तरह से यहां पे पार्टिकल P2 और O2 में से पास होने वाली लाइन, और यहां पे P3 और O3 में से पास होने वाली लाइन है। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यहां पे अल्फा 1 एंगल बना रही है, यहां पे यही लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा 2 एंगल बना रही है, और यहां पे वही लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा 3 एंगल बना रही है। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों ही सेम है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी एक्सिस एक ही डायरेक्शन में रहती है। अगर हम इसे एक्सिस मान ले तो इस एक्सिस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक स्टेडी एक्सिस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसलिए ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अब ये दूसरी फिगर देखिए, इस फिगर में वही बॉडी है और वही 3 इंस्टेंट ऑफ टाइम लिए, लेकिन यहां पे आप देखिए यहां पे इस P1 की वेलोसिटी इस तरफ है और O1 की वेलोसिटी इस तरफ है, यहां तो दोनों की वेलोसिटी सेम दिख रही है। अब यहां पे देखिए इस P2 की वेलोसिटी इस तरफ है जबकि O2 की वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। इस फिगर में देखिए यहां पे P3 की वेलोसिटी इस तरफ है और O3 की वेलोसिटी इस तरफ है, तो यहां भी वेलोसिटी बदल गई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। और साथ ही एक चीज देखिए, ये जो लाइन है जिसे हमने एक्सिस कहा, ये एक्सिस यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा 1 एंगल बना रही है, जबकि वही एक्सिस यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा 2 एंगल बना रही है, और यहां पे तो ये एक्सिस ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब कि अल्फा 3 यहां पे 0 हो जाता है। तो इस तरह से इस जगह पे आपको अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2 एंड इज नॉट इक्वल टू अल्फा 3 ऐसे मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सिस हमने सोची है उसका एंगल जो है वो बदल रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रोटेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आगे तो बढ़ ही रहा है, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन तो हुई, साथ ही साथ ये रोटेशन भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजिड बॉडी एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है किसका, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन का। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब फाइनली हम देखते हैं जो कि है प्रिसिजन मोशन। अब इसे समझने के लिए सीधा पहले इस फिगर को देखते हैं। देखिए आपने ऐसा स्पिनिंग टॉप तो देखा ही होगा। यहां पे ये जो है टॉप की एक्सिस है। अब ये टॉप इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में इस तरह से रोटेशन कर रहा है, ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो एक्सिस है वो इस कॉनिकल शेप में इस वर्चुअल वर्टिकल एक्सिस के आसपास भी घूम रही है। यानी कि इसकी जो एक्सिस है वो
एक वर्चुअल एक्सिस के आसपास रोटेशन कर रही है और वो भी कॉनिकल शेप में रोटेशन कर रही है। यहां पे ये जो वर्चुअल एक्सिस की बात कर रहा हूं वो z एक्सिस है, राइट। इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो नेल है, ये नेल, इस नेल का ये जो पॉइंट है जो कि जमीन को टच कर रहा है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो इन शॉर्ट इस मोशन में रोटेशन तो हो रहा है लेकिन एक्सिस इसकी फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ही फिक्स्ड है जो कि आप यहां पे ओ पॉइंट के ऊपर देख पा रहे हो। तो इस तरह से रोटेशनल मोशन करने वाले किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की जो एक्सिस है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के सपोर्ट से या तो रोटेशन कर रही हो या तो ऑसिलेट कर रही हो, तो ऐसी मोशन को कहते हैं प्रिसिजन मोशन। यहां पे तो ये एक्सिस ऐसे कॉनिकल शेप में रोटेशन कर रही है, राइट। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें ये एक्सिस ऑसिलेट कर रही है बट उसमें भी एक ही पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, तो ऐसी मोशन को कहते हैं प्रिसिजन मोशन। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, देखिए इस तरह से होगी। इफ द रोटेशनल एक्सिस of a body is moving with a point of contact to be fixed at some point, then such motion is known as precision motion। तो यहां पे ये जो है एक्सिस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि यहां पे फिक्स्ड है, ओ के ऊपर फिक्स्ड है, तो ऐसी मोशन को कहते हैं प्रिसिजन मोशन। वैसे एक और एग्जांपल मैंने आपको दिखाता हूं फिगर के साथ जो भी है प्रिसिजन मोशन। देखिए आपने ऐसा टेबल फैन तो देखा ही होगा, राइट। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह से रोटेशन कर रही है और इस रोटेशन की एक्सिस ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स, राइट। और फिर आपने ये टेबल फैन देखा होगा कि इस तरह से ऑसिलेट भी करता है, तो उस ऑसिलेशन की जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, राइट। तो ये भी एक प्रिसिजन मोशन है क्योंकि आप देखिए कि रोटेशन की जो एक्सिस है ये है रोटेशन की एक्सिस, वो स्टेडी नहीं है, वो इस फिक्स्ड पॉइंट, यहां पे देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रही है। यहां पे इस टॉप के केस में क्या था, ये जो एक्सिस है रोटेशन की एक्सिस वो इस फिक्स्ड पॉइंट के आसपास ऐसे घूम रही थी, जबकि यहां पे ये जो एक्सिस है रोटेशन की एक्सिस वो इस फिक्स्ड पॉइंट के आसपास ऑसिलेट कर रही है, राइट। तो ये भी दरअसल प्रिसिजन मोशन है और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब हम फाइनली इन सारी बातों का एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए कंक्लूजन इस तरह से आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवटेड और which is not fixed is doing either a pure translational motion or combination of translational and rotational motion। यानी कि अगर किसी रिजिड बॉडी को पाइवटेड नहीं किया है, यानी कि उसमें कोई एक्सिस नहीं डाली गई है या फिर किसी तरह से उसे फिक्स नहीं किया गया है, तो ऐसे में या तो वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। But if the body is pivoted or fixed in some way, it will do only rotational motion। यानी कि अगर बॉडी की पाइवट है या फिर बॉडी को किसी तरह से फिक्स्ड किया हुआ है, तो ऐसे में वो सिर्फ रोटेशन मोशन ही कर सकता है। देखिए यहां पे ऊपर ये जो बात कही है इसके एग्जांपल्स हमने दो देखे। एक तो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक को स्लाइड होते हुए देखा और उसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हमने एक सिलेंडर को रोल होते हुए देखा। इन दोनों ही केस में इन दोनों ही ऑब्जेक्ट की कोई पाइवट नहीं थी और वो किसी तरह से फिक्स नहीं था, इसलिए पहले केस में वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, ब्लॉक जो था वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था और जो सिलेंडर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन कर रहा था, राइट। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है वो भी हमने देखा, जैसे कि आप ले लीजिए वो जो व्हील घूम रहा था वो, या फिर आप ले लीजिए सीलिंग फैन, या फिर आप ले लीजिए पॉटर का जो व्हील है वो, इन सभी में वो पाइवटेड है
यानी कि उनकी जो मोशन है वो किसी तरह से फिक्स्ड की गई है, तो इस वजह से वो प्योर रोटेशनल मोशन है, राइट। इस रोटेशन मोशन में भी हमने देखा कि अगर उसकी एक्सिस फिक्स्ड है तो वो सिर्फ रोटेशन मोशन है, लेकिन अगर एक्सिस मूविंग है तो वो फिर प्रिसीजन बन जाता है, जैसे कि हम यहां पे इस फिगर में टेबल फैन को देख रहे हैं। वैसे हम इस चैप्टर में फिक्स्ड एक्सिस वाली रोटेशन मोशन को ही समझने वाले हैं, ऑलराइट। इसके बारे में हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड एज ऑलवेज आई डू, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ऑलराइट। सो हियर विथ अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।